एक ट्यूशन पढ़नी है उसमें भी 20-20 मिनट ले। ठीक है बच्चे, अब इनको फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके हैं। पहले आपके पास टेबल मेथड जो आता है उसमें सबसे पहले लिखते हो बच्चे एलिमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, मान लो सी है, एच है और एन, तीन एलिमेंट है। होल नंबर रेशियो मैथ वही है, होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट 1 2 3 होल नंबर 1.1 1.2 1.3 होल नंबर नहीं। ये नंबर ठीक है, एल बेटा है होल नंबर सब, ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। सी एच एन सबसे पहले आपके पास लिखते हो आप एलिमेंट, उसके बाद बच्चे आप लिखते हो या तो परसेंटेज या फिर आप गिवन मास जो भी तुम्हें होता है, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जितना मर्जी, कोई टोटल करके उनकी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन है बुक में, मान लो आपके पास है यहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यू, मैं वैसे ही अंदाजे से ही लिख रहा हूँ। मान लो जैसे ये वैल्यूज की कुछ, ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू थी जैसे और नाइट्रोजन की कुछ वैल्यू थी जैसे, मतलब एक अंदाजा लगा रहे हैं जैसे टोटल कितना आना चाहिए इनका 100। इससे अगले में आप लिखते हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज बच्चे 12, हाइड्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 14। अब ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी कि हाइड्रोजन तो H2 होता है तो आप मास 2 दोगे, नहीं, इसमें आप एटॉमिक मास दोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं दोगे। इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद जो भी इसकी परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करते हैं, डिवाइड। तो कौन सी रेशियो आती है अपने पास? एटॉमिक रेशियो। ठीक है, क्या आएगा बच्चे? एटॉमिक रेशियो। क्लियर? गिवन मास को डिवाइड करना है एटॉमिक मास। हाँ, इसको इससे डिवाइड करना है एटॉमिक। ये सबसे पहले डिवाइड होगा तो 6.3 हाइड्रोजन वाला सबसे पहले, उसके बाद 12 को इससे करोगे तो 12 6 का पॉइंट है ना, लगभग यहाँ आ गया आपके पास 47, तो लगभग क्या आ गया 6.3 आ गया, तो समझ जाओगे लगभग ये दोनों क्या है, सेम। ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन पे ही चलता है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यूज का कोई सीन नहीं है। अब 14 1 ज़ा पॉइंट, ठीक है, 3 चला गया इधर 28 2, तो है ना, कुछ अपने को ये अंदाजा हो जाता है भाई ये एक तरह से 1.2 है, ये 6 है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर सकता है 5, 12 5 का क्या होता है 60। अब आप निकालते हो बच्चे इसमें सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो पूरे को सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है या सबसे छोटा जो रेशियो है उसे आप क्या करो, डिवाइड करो, आपके पास मिलेगा यहाँ पे 5 और 1। ठीक है, इसको पॉइंट का आएगा कौन सा? वो इग्नोर करो, 0.00 को चलो वो यहाँ पे 0.5 आएगा सबसे। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, यहाँ होगा C5 H5 N1। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एम्पिरिकल। थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर बाय चांस यहाँ पे ये कैंसल आउट हो रहे हैं तीनों, तो समझ लो तुमने क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या किया है, गड़बड़। Because empirical formula is the smallest whole number ratio. Empirical formula लिखने के बाद उसको आप कैंसल आउट नहीं कर सकते, ऐसे यार हद दिमाग खराब है, मैं empirical करा रहा हूँ अभी, टॉपिक छोड़ दूँ ये जानबूझ के ना यार, देखो तुम लोग फिर कहते हो चिढ़ते हो, बताओ मैंने कब कहा? तो यही टॉपिक करने पहले तो यही समझना पड़ेगा ना। ये क्लियर है बच्चे? एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हुए ध्यान रखना है कि जब कैंसल आउट करोगे तो इससे आगे और सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आएगी। ये क्लियर हो गया इतना? बाय चांस अगर क्वेश्चन में 5.5 आ जाता है ना, तो फिर आपको इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से, बिकॉज दिस इज नॉट अ होल नंबर रेशियो। ठीक है, 0.5 पे इंटरफेयर करना है, बाकी कुछ नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाए। या तो 0.5 आएगा या एक नॉर्मल नंबर आएगा, आप उस नंबर को लिखो और अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। C5 H5 N1 ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चा भूल जाता है कि स्टेप क्या फॉलो करने हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद निकालना होता है एम्पिरिकल मास, जो कि इसका मास होता है।
ठीक है 5 into 12 60 plus 5 65 plus 14 79 ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप होता है मॉलिक्यूलर मास जिसका फॉर्मूला होता है 2 into वेपर डेंसिटी ठीक है 2 into वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी का मतलब कई सारे तरीके से मतलब बनते हैं वेपर डेंसिटी। सबसे पहला है बच्चे मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी ठीक है। अगर किसी भी बॉडी का आपने मान लो एक कंटेनर में आपने गैस भर दी, उसका वेट निकालो, उसी कंटेनर में आपने क्या भर दी हाइड्रोजन, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी सेम, उसका वेट निकालो, वेपर डेंसिटी क्या होगा, दोनों के वेट को क्या कर लो डिवाइड। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक टैंक के अंदर मैंने भरी गैस हाइड्रोजन जिसका मास निकल के आया 4 ग्राम। इसी कंटेनर में मैंने गैस भरी X जिसका मास निकल के आया 24 ग्राम। वॉल्यूम क्या दोनों की सेम ठीक है बच्चे। इसमें पहले आपने क्या डाली हाइड्रोजन तो 4 ग्राम थी, लेकिन जब इसमें X डाला तो मास कितना है 24 ग्राम। तो X का मास अपॉन हाइड्रोजन का मास, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी आएगी 6। क्लियर है बच्चे। किसी भी कोई भी टॉपिक आ जाए तुम्हारे पास, कोई भी एक वन वर्ड आ जाए जिसमें ये आ जाए विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, वेपर डेंसिटी ठीक है जी। अब इसका अगर X का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या करूंगा 2 into वेपर डेंसिटी कितना आएगा 2 into 6, आंसर क्या आ जाएगा यूनिट नहीं रेशियो। अब मॉलिक्यूलर मास में जो ये 2 है, पता है ये 2 कौन है, ये 2 क्या है इसमें मास ऑफ क्या है बच्चे ये ठीक है, ये क्या है बच्चे मास ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि आप किसी का मॉलिक्यूलर मास लोगे तो हाइड्रोजन का भी क्या लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो वो है वेपर डेंसिटी। इस 2 का मतलब यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन का मास है। H2 का मास कितना होता है 2, तो ये हाइड्रोजन का मास है। तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ भी वैल्यू गिवन है, मान लो जैसे वैल्यू गिवन थी इसकी 79 ही गिवन थी वैसे, हाँ चलो 79 ही थी, कितना आ गया 158। अगला स्टेप n क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ये होगा 158 डिवाइडेड बाय 79, आंसर क्या आएगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। 2 into क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, 2 कौन सा है ये, क्या लिखेंगे यहाँ पे n ठीक है बच्चों। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या बनेगा C10 H10 N2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि एक्चुअली कितने एटम्स प्रेजेंट है किस एलिमेंट, ठीक है। कार्बन के 10 है, हाइड्रोजन के 10 है, नाइट्रोजन के कितने हैं 2। ये तो कौन बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है कि रेशियो कितनी है इसकी, C के 5 H के 5 और N का 1। एक्चुअल नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंपल होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूला ठीक है, हो गया ना। तो टाइम क्लियर है बेटा, ये स्टेप नहीं भूलना है, पहला सबसे मेन ये स्टेप है, ये बच्चों से नहीं निकलता है कि एम्पिरिकल मास कैसे निकालना। एम्पिरिकल मास किसका है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास किसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक क्वेश्चन था एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास X2Y ठीक है, और आपको ये दे दिया कि एम्पिरिकल मास जो है वो वेपर डेंसिटी के बराबर है, ये क्वेश्चन थी। आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला X4Y। अब बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है यार कोई वैल्यू तो गिवन ही नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन कैसे करूंगा। आप प्रोसेस ना छोड़ो, पहला क्या है सबसे पहले क्या निकालना है एम्पिरिकल मास। किसका मास होगा एम्पिरिकल मास इसका, लेकिन ना x का मास गिवन ना y का, लेकिन ये गिवन है तो लिख लो इसको। एम्पिरिकल मास क्या हो गया वेपर डेंसिटी। 4 नहीं आएगा एम्पिरिकल मास कैसे यही X4 कौन दिया X4 4 मास में y को 4 पढ़ना चाहिए।
अगला स्टेप क्या है? मॉलिक्यूलर मास। क्या फॉर्मूला होगा? 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, स्टेप चलते जाएंगे। अगला क्या है? एन। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। बीडी से बीडी कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x4 बाय अपने आप आ गया आपके पास। समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने। मान के चलो कि एक आधा क्वेश्चन सिंपल भी आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में चाहे। ठीक है, अगर कोई सर एक ना मैंने मेरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया थर्ड स्टेप पे कैसे? ये मॉलिक्यूलर मास ये रहा अपॉन एम्पिरिकल मास वेपर डेंसिटी। सर एक ना मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो उसका मॉलिक्यूलर शायद मास निकालना होगा। तो क्या होगा? अब C10 H10 N2 इसका मास नहीं निकाल सकता था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। आप तो निकाल दें, मुझे क्या है? 120 + 10 + 28 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, उससे एम्पिरिकल निकालना होगा ऐसा कुछ। अच्छा, कई बार है ना बच्चे जैसे ये दे देते हैं टीचर कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, बच्चा इसको कैंसिल करने लग जाता है। नहीं, इकट्ठा कर लेंगे। 1 2 3 C3 3 2 5 + 1 6 H6 O कितना होगा? 2। बताओ क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? यही रहेगा क्योंकि ये सारे इकट्ठे कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट आता है बच्चे, ठीक है, एक ये वेपर डेंसिटी के 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार, है ना। आपको एक वॉल्यूम दे रखी है और आपको x का मास दे रखा है, हाइड्रोजन का मास दे रखा है, वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो x के मास को किसके मास से डिवाइड कर दो? हाइड्रोजन के मास से। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वेपर डेंसिटी अपॉन 2 क्या होगा? क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास बेटा ये लुसेक्स। इसको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी बोलते हैं। मतलब इस लॉ में सिर्फ किसकी बात करनी है आपने? वॉल्यूम की, उसके सिवाय किसी की बात नहीं करनी। और वॉल्यूम भी किसकी से? गैसेस की, ना सॉलिड से ना लिक्विड से। ठीक है, जब गैसेस कंबाइन करती है तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करती है एक दूसरे के साथ और अपने प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि N2 + 3H2 gives 2NH2। मतलब अगर 1 N2 है 3H2 है तो NH3 कितनी बनेगी? 2। आप इसके अकॉर्डिंग कितने मर्जी नंबर इंक्रीज करते रहो, वो रेशियो वैसे ही बनता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, इक्वेशन लिखो बेटा सारी। इक्वेशन लिखो, कंप्लीट करो इक्वेशन। मुझे लगा है इसको लिखना है। जब क्या आएगी इसकी इक्वेशन? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हाँ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जैसे मतलब हाइड्रोजन के नहीं आता है नहीं आता इन सारी क्वेश्चन। सिमिलर एक एप्लीकेशन का एक जिसमें बताना होता है कि रिएक्शन में तो उसमें बताना है कि क्या ये रिएक्शन ऑब्जर्वेशन उसमें बैलेंस करना है क्या ये पूछे करके आ गया नहीं करके आ क्या नहीं, अगर नहीं बताया हो कोशिश तो यही करोगे, करो 90 कट जाते हैं। वैसे क्वेश्चन में से ए है वो ए स्लैश है वैसे डालना। वही जिसमें से क्या होता है सर देख ध्यान देना पावर की यूनिट बताई थी। सुनो बच्चे ध्यान ध्यान से। दें पावर केजी मीटर स्क्वायर हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? चेंज करते रहो। इधर देखो, डेरिवेशन है। सर एक कदेरो लोग ध्यान एक पुट कर ये वाला नहीं। सुनो, ये वाला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्सट्रीम ही ले जाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है NH3 बच्चे मान लो 60 लीटर और आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पे 100 लीटर। ठीक है, आपको निकालिए वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर या जो भी कुछ है।
ना मोल्स की बात हो रही है, ना मास की बात हो रही है, ना मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो समझ जाओ कौन सा लॉ है बच्चे, ये ल्यूसेक्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट प्लीज ध्यान से कर लेना। 4v 5v 4v एंड 6v, अगर ये नहीं दिया, स्टीम नहीं दिया, तो इसको क्या लिखोगे? नहीं। अब इसमें सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू। v की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो हम दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। सबसे पहले 4v हमारे पास आ रहा है अमोनिया के हिसाब से 60, तो v की वैल्यू आ गई 15 लीटर। ऑक्सीजन के हिसाब से 5v हमारे पास है 100, तो v की वैल्यू आ गई 20 लीटर। एक क्वेश्चन में 2 v की वैल्यूज कभी भी नहीं हो सकती, हमें सिलेक्ट करना है किसको? किसको करेंगे? क्योंकि अगर ज्यादा वाली को सिलेक्ट कर ली तो उसके लिए हम अमोनिया ज्यादा कहां से लाएंगे? है ही नहीं हमारे पास। अब क्या लिखोगे आप? उसको भूल जाओ, आप लिखोगे 4v ऑफ NH3 equals to 60 liters, तो V equals to 15 liters। दादा ये बात हो गई खत्म। अब ऑक्सीजन कितनी है बोलो? 5v, तो कितना होगा? 5 into 15 75 liters। NO कितनी है बच्चे? 4v, तो कितने लीटर आ जाएगा? 60 लीटर्स। ये तो तुमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन कहता है तुम्हें बताना है कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, अलग अलग बताना। सबसे पहले तुम्हें पता है NO कितनी है बच्चे? 60 लीटर्स। सॉल्व तुमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब जब ये V की वैल्यू सिलेक्शन वाला होता है ना, तो कुछ पार्ट अनयूज्ड रह जाएगा। ऑक्सीजन कितनी यूज कर ली तुमने? 75, तो अनयूज कितनी रह गई? 95। तो आप लिखोगे अनयूज्ड ऑक्सीजन 100 माइनस 75 कितना हो गया? 25। ये आ गया आपके पास। इसका आंसर है स्टीम गिवन है तो काउंट करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पर ट्विस्ट करते हैं। मान लो यहाँ ऑक्सीजन नहीं गिवन, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि कितनी एयर इस क्वेश्चन में यूज होगी। सर 5 into 1 करेंगे तो जो ऑक्सीजन आई है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। तो हवा कितनी चाहिए? 375 लीटर्स। 5 टाइम्स होता है ना। अब ऑक्सीजन अनयूज नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगा बच्चे? कितनी? अनयूज्ड एयर कितनी होगी? 375 टोटल थी, यूज कितनी हो गई? 75। पीछे कितनी बची? 300। तभी आएगा ना जब उन्होंने एयर के बारे में ऑक्सीजन 20% होती है हवा में, तो ऑक्सीजन गिवन है तो एयर कितने टाइम्स होती है उसकी? सर हम जो यूज्ड हम उसकी करेंगे 5 डिपेंड करता है। मान लो यहाँ 100 लीटर ऑक्सीजन थी तो कितनी होती है आपके पास? 500 लीटर आ जाता है, हाँ 500 ठीक है। तो 500 लीटर में से 75 यूज हो गई, बाकी चाहे वो हवा है चाहे वो ऑक्सीजन है वो अनयूज रह जाएगी। ये आपको उसको दिया था तो दिया तो 500 ले लेते आप, 75 यूज हो गई, 425 अनयूज, ठीक है। अगर हवा गिवन है तो उसके कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 20%, मतलब 1/5। क्या होती है बच्चे? 1/5। कई बार एक भी तो डायरेक्ट आती है, एक भी ऑक्सीजन से आती है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज करके और फिर लिखना जरूरी है। कई बार बच्चा इसमें कैसे कंफ्यूज हो जाता है, मान लो तुमने v की वैल्यू 15 निकाल दी है ना, बच्चा क्या करता है 4v = 15 कर देता है और फिर v = 15/4 कर देता है। ये काम नहीं करते, जो है वो ही लेके चलना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4v को ये निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को 5v के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो भी नहीं। एक इक्वेशन के लिए v की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम, बिकॉज इट इज अ कॉमन रेशियो। कौन सा वाला बच्चे? ये ल्यूसेक्स। सर ये पता लगता है आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी मतलब पेपर में? आराम से वॉल्यूम पूछिए, गैसेस की बात हो रही है, ये ये वाला ल्यूसेक्स, ठीक है। फाइनल मिक्सचर वगैरह ये सब। इसके बाद आपके पास बच्चे जो टॉपिक है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है एक तरह से है, वो सबसे आसान टॉपिक नेक्स्ट वाला है। उसमें आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टॉपिक्स करेंगे उसमें, है ना। आपको एक क्वेश्चन है, मान लो आपको बोला है कि 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन
ठीक है, कुछ भी ऐसे। आपको बोला है 5.6 लीटर्स ऑफ CO2, ठीक है। आपको गिवन है 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। आपको गिवन है बच्चे 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ भी ऐसे। आपको गिवन है बेटा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपको बताना है इन चारों में सबसे ज्यादा मास किसको है ना। मान लो आपसे ये पूछते हैं कि चारों में सबसे ज्यादा मास किसको। नंबर ऑफ सबसे पहले क्या निकालोगे, सबके मोल्स। क्या निकालोगे बच्चे, मोल्स, ठीक है। ये लीटर में है तो इसके मोल्स के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। क्या आ जाएगा 1/4। ये मॉलिक्यूल्स है तो किससे डिवाइड करेंगे, 6 × 10⁻23 कट के कितना आ गया ये 0.5, ठीक है। ये तो मोल्स गिवन ही है 0.5। ये 1 ग्राम है तो 1/2, ये भी कितना आ गया 0.5। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मास किसका होगा, सल्फर O2 चेक कर लेते हैं। 1/4 मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, इसके मास से कितना होगा 12 + 32 कितना 44, कितने ग्राम आ गया 11। सल्फर का मास कितना होता है 32, कितना मास आ गया 16 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 तो कितना आ गया 16 ग्राम। हाइड्रोजन का मास वैसे तो गिवन ही था बट चलो कर लो 2 से, कितना आ गया 5। तो सबसे भारी कौन दो है, सल्फर और ऑक्सीजन, और सबसे हल्का कौन है इसमें हाइड्रोजन। सर ऐसे हो कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका मान भी ज़्यादा होता है। नहीं, अब रिलेशन क्या बनती है बच्चे, जिसके मोल्स ज्यादा उसकी वॉल्यूम ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे ज्यादा, ठीक है। कोई भी गैस ले लो, अगर वो 1 मोल है उसकी वॉल्यूम हमेशा होगी 22.4 लीटर्स, उसके पार्टिकल्स मतलब 0.00 है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर 2, 4, 5, 10 गैसेस हैं उनकी वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे सेम, मोल्स क्या रहेंगे सेम। क्या सेम नहीं रहेगा, उनका मास। हाइड्रोजन 2 ग्राम जितनी ऑक्यूपाई करता है, ऑक्सीजन 32 ग्राम उतनी ऑक्यूपाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 उतनी ऑक्यूपाई करता है, SO2 64 उतनी ऑक्यूपाई करता है, समझ आ गई। HCl 36.5 ग्राम उतनी ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम सबकी सेम है, नंबर ऑफ मोल सबके सेम है, समझ आ गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके सेम है, डिफरेंस सिर्फ किसका आएगा मास। आदत डालो हर क्वेश्चन में पहले क्या निकालने की, मोल्स की। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन, मैम ने कुछ क्वेश्चन दिया था 8 मोल्स, आपने कोई साइन किया जिसमें पेंसिल का कार्बन यूज हुआ है ना, कुछ ऐसे था कि आपने 10 ग्राम या 10 मिलीग्राम कुछ कार्बन यूज कर लिया। मान लो जैसे आपने 10 ग्राम कार्बन यूज कर लिया, ठीक है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है या वॉल्यूम क्या है या मोल्स क्या है, जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का दूसरा नाम ग्राम एटम्स। क्या है मोल का दूसरा नाम, ग्राम एटम्स। क्या होगा बच्चे 10/12 क्या आएगा 5/6। आगे बच्चे, अब इससे जो मर्जी चीज पूछ ले आपसे, वॉल्यूम पूछे तो किससे मल्टीप्लाई 22.4 से, मॉलिक्यूल्स पूछे तो 6 × 10⁻23 से, है ना। कुछ और जो भी पूछा आपसे, एटम्स पूछे तो एटम्स वाला पूछा, सर अब कोई इन्फॉर्मेशन से टू डायमेंशन को वो लेना 6.02 वो मैम से पूछ रहा है, क्योंकि वो पेपर में दिया होता है, वैसे वही लेना होता है, बोर्ड्स में दिया होता है कि ये नंबर लेना। अब आपके पास है मान लो SO2, ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन, आपसे पूछा है आपके पास बच्चे मान लो 8 ग्राम ऑफ SO2 है, आपको बताना है इसमें मोल्स, आपको बताना है इसमें मॉलिक्यूल्स, आपको बतानी है बेटा इसकी वॉल्यूम,
आपको बताने इसमें एटम्स और आपको बताने इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस कवर करेगा। नंबर ऑफ मोल्स से पहले कुछ ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 32 कितना होगा 64, आंसर आ गया 1/8। अब बहुत से बच्चे देखो, अगर मोल्स पूछा है आंसर में तो तुम इसको डेसिमल्स में चेंज कर दो, है ना। तो इसको मैं डेसिमल में चेंज करके लिख दूंगा, लेकिन मैं यूज हर जगह क्या करूंगा 1/8 यूज। ठीक है, चलो ये हो गया 1/8। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 1/8 इनटू बोलो 6 इनटू 10 रेज़ टू पावर 23। 0.65। क्लियर? ओके, आप इसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर बना लेते हैं। अगर इसको मैं 600 कर दूं बच्चे, है ना, तो 8 1 जा 8 7 जा 5 जा, यहाँ 2 कम हो गए 1, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ गया 7.5 इनटू 10 रेज़ टू पावर 22। मतलब वो कैलकुलेशन है तुम्हारी, कैसे मल्टी करना है। शायद मैं गलत हूँ, मान लो कि ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा वॉल्यूम, तो क्या करोगे 1/8 इनटू 22.4 लीटर्स प्रोटीन्स। ठीक है, अब आते हैं एटम्स में। एटम्स किसके होते हैं, मॉलिक्यूल्स के। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, काउंट करो 3। 1 प्लस 2 कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में 3। तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं 7.5 इनटू 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स में, एक में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई आंसर। समझ आ गई बात? ठीक है, SO3 होता तो 4, S होता तो 1, O2 होता तो 2। हो गया। अब पूछा है इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 2,6, तो दो में कितने होंगे 16, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, इंजन कितने आ गए एक मॉलिक्यूल में 32। असल समझ आ गया, एक में हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं 7.5 इनटू 10 रेज़ टू पावर 22 इनटू 32 आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मर्जी हो। कई बार क्वेश्चन में बच्चे NaCl होता है, तुमसे पूछ लिया जाता है टेल द नंबर ऑफ सोडियम, है ना। अच्छा, यहाँ पूछ रहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 से। नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे एटम्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो मॉलिक्यूल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सल्फर पूछ रहे 1 से, है ना। हो सकता है तुम्हारे पास NaCl होता, या तुम्हारे पास थोड़ा सा पर डिफिकल्ट कर लेते, मान लो यहाँ पे होता CaCl2 आ जाता, है ना। तो अगर क्लोरीन आयन पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। कैल्शियम आयन पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करो 1 से। टोटल आयंस पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं आयंस मतलब एटम्स ही है, चार्ज। आयनिक में आयंस बनते हैं, उनमें हुआ समझ आ गई बच्चे। तो सबसे पहला स्टेप अपन क्या करना है, मोल्स बनाना है। जो उन्होंने पूछा है उसका कुछ ना कुछ रिलेट करना है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन पूछे इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड करो, दैट इज एटम नंबर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है और इसमें कुछ भी नहीं। इजी है। ठीक है, चलो इजी है तो ये करो। सर ये नहीं आती, वो जो रिएक्शन वाली होती है वो नहीं आती सर। वो रिएक्शन से जो वो डाल दो मैम की पूछ रही है मैम क्वेश्चन देखो, एक ऐसे मैम ने क्वेश्चन डाला था, तो उनको लोग उसमें ना वो वाला मेथड यूज होना था, जो वो नहीं करते होते थे तो यूज नहीं होना था वो मैम ये रिसर्च लोगों को उसी मेथड से करा रहे हैं। आपको जो मेथड ठीक लगता है वो ना। कई लोग ये कह रहे हैं स्कूल में अलग मेथड है, ट्यूशन में अलग मेथड है, हम कंफ्यूज हो रहे हो। तो भाई तुम मुंह रखो, कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों हो रहे हो कंफ्यूज? सुनो मत, एक मेथड सुनो, चाहे स्कूल वाला कर लो चाहे यहाँ वाला कर लो, दोनों मेथड ठीक है। अब चीज तो तुम्हें 2-2 3-3 मेथड्स करने ही पड़ेंगे, तो तुम सिलेक्ट करोगे तुम्हारे लिए कौन सा। लिखो इक्वेशन, लिख दी, देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसकी? एक चीज तो सब लिखे यार, CuSO4 तो बनाएगा ही बनाएगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और क्या बनेगा S2 और कौन सी गैस रिलीज होगी SO2। अगर डाइल्यूट होता तो रिएक्ट ये नहीं करता, नाइट्रिक डाइल्यूट रिएक्ट अगर डाइल्यूट होता तो क्या
वो आ गया जो एसिड यूज करोगे उसी का सॉल्ट बनेगा भाई। HCl है तो मतलब चलो वो तो डाइल्यूट नहीं करता, HNO3 डाइल्यूट होता तो NO3 बनता और NO गैस बनती, कॉन्सेंट्रेटेड होता तो NO। बेटा अगर कॉन्सेंट्रेटेड एस्पेरस को डाइल्यूट होगा लोहिया कॉपर के साथ नहीं, जिंक वगैरह के साथ बैलेंस नहीं है, सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सल्फर भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है। वो भी सर। कहीं पे कहाँ पे नहीं है। सही है सर, बिल्कुल सही है। वन ऐसे होगा 2H2SO4 और थोड़ा सा उसमें में गंदा सा नाम आना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब ये रेशियो लेके इस रेशियो को किसी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ये दिमाग में बिठा लो अच्छे से। ठीक है, इसको किसी भी कैलकुलेशन में आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, मान लो आपको गिवन है SO2 का मास गिवन है आपको, ये 64 आया था ना, है ना? चलो अब मैं इसको 16 कर देता हूं। आपको पूछा है, आपको बोला है कि अगर SO2 16 ग्राम्स है तो बताओ इसका मास, उसका मास, इसकी वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ पूछा। तो SO2 का तो मोल्स किसके निकलेंगे सबसे पहले? SO2 के। कैसे निकलेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 64 क्या आंसर आ गया? 1/4। कोशिश करना इसको डेसिमल्स में करने की, 0.25 ना भी करोगे तो चलेगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूं। मान लो ये आ गया 1/4 या मैंने इसको लिख दिया 0.25। अब जो ऊपर वाला नंबर है वो कहीं मल्टीप्लाई प्लस नहीं होगा, वो सिर्फ रेशियो बताने के काम आता है। ठीक है, ये 1 से क्या हो गया? डबल, तो 1/4 का डबल। कुछ बच्चे कहेंगे 1/8, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, 1/2 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5। ये 1 का 1 रहा तो 1/4, 0.5। ठीक है, ये 1 का डबल हो गया तो 0.5 या 1/2। ये 1 का 1 रहा तो क्या हो गया? 0.25 या फिर 1/, ये मोल्स है ना सारे कुछ। ये मोल्स हैं। ये वाला अपने को क्या देता है बच्चे? रेशियो देता है। यूनिटरी मेथड में एक्चुअली हम इसका टोटल मास निकालते हैं, सो मत वो मत करो। है ना? यूनिटरी में अपन टोटल मास निकालते हैं, तो हमें वो टोटल मास वाला दिमाग में नहीं लाना, मोल्स निकालो। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे पूछ ले CuSO4 का मास, मोल्स को इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, गिवन होगा या फाइंड आउट कर दो। तुम्हें पूछ ले H2O की वॉल्यूम, क्या निकालना है? H2O की वॉल्यूम निकालनी है तो 0.5 को क्या करोगे? मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं एवोगैड्रो नंबर से, है ना? सिर्फ मास निकालने के लिए आपको इसका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मास कैलकुलेट करना। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन कौन से? सिर्फ गलती हमारी क्या होती है, आप लोग जब ये मोल्स निकालते हो ना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ क्या है? 16 ग्राम है ना, बच्चे बाय चांस अगर यहाँ 2 होता तो बच्चा क्या करता है? उसको 32 की जगह 64 की जगह क्या ले लेगा? यहाँ पे 128 ले लेगा। यहाँ सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला अपने को सिर्फ रेशियो बता रहा है, इसको कहीं कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। नेम द लो, एवोगैड्रो लो। हाँ जी, नेम द लॉ एवोगैड्रो नहीं, हाँ एवोगैड्रो। ये इस पे लॉ नहीं लग रहा है यार कोई। एवोगैड्रो लॉ वहाँ लगता है जहाँ गैसेस की वॉल्यूम्स की आप कंपेयर कर रहे हो। नहीं, एक जब गैसेस की वॉल्यूम, अगर आप नंबर ऑफ, का स्वामी लेंगे, अगर आप गैसेस की वॉल्यूम से उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हो ना, वहाँ एवोगैड्रो लॉ, ये दिमाग में। अगर नॉर्मल वॉल्यूम्स निकाल रहे हो तो गे-लुसैक्स लॉ है। अगर वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ
कहाँ है वो? अच्छा एक चीज और सुनो, इसमें ना एक गड़बड़ और होती है। मान लो ये आ गया 1m 2m 3m और मान लो 5m, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। और बाय चांस 3m की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0.5m, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन से बनी थी सर इसका और ये आ गया। अब सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों। 5/31/6। अब इसका क्या करना है? 3 से 2 कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ना हाफ है ना डबल है, चलो कोई नहीं। 3 से 5 कुछ नहीं बन रहा है, जो बन रहा है वो तो बनाओ। 3 से क्या हो गया 1, क्या होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 3 0.16। यस और बना कि नहीं बना? क्लियर है? नहीं समझ आया? 3 से 1 बना है, किससे डिवाइड किया है? क्या लिखी थी वाली को किससे डिवाइड किया है? तो यार सुन ले ना भाई, 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड कर दिया। सर वैसे यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में करके इजी हो जाएगा। 3 की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दी। हाँ मतलब कैसे बनेगी? 1/2 आ रहा है। अब देखो सुनो सुनो, 1 से 2 क्या हो गया? डबल। अब इसको क्या करते हैं? डबल 1m अपॉन, ठीक है। 1 से 5 क्या हो गया? 5 टाइम्स, तो 2.5m बाय, एक तो ये तरीका है। फिर पूरी इक्वेशन में जो 1 वाली वैल्यू है उसको ढूंढ लो, अब उसके मल्टीपल कर दो। 1 से बच्चे ये 2 बना है, तो इससे मल्टीप्लाई करके 1 से 5 बना है, 5 से सर एक सोचो एक 1 मल्टीप्लाई निकाल सकते मल्टीप्लाई वो भी मत करिए तुम्हारी, वो भी वो ज्यादा इजी है तुम्हारा जैसे ठीक करे वैसे कर दो। जैसे 3m है, इसको क्या लिखोगे? 0.5 है, ये आ गया। सुन ले भाई, ठीक है। 3m की वैल्यू 0.5 है, 1m की वैल्यू क्या होगी? 0.5m by 3, वही किया है। 1m की 0.5m by 3, 2 से मल्टीप्लाई करें। भाई कई बार यार रेशियो डायरेक्ट नहीं आती है ना, 2 से 4, 4 से 8, 6 नहीं आता है। कई बार ऐसे है, तो यार ये रेशियो से ये नंबर निकालना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल मैथ्स है। इसमें गड़बड़ करोगे तो फिर कभी ठीक नहीं चलेगा। क्योंकि दूसरा का वो वाला ना जो ओरू दिया होता है, और मतलब एक बार वो कोई औखा लगता है बाकी सुन ये दूसरे एक्स को फिर से समझाओ। ढंग से सुन लेना इसको। ये क्वेश्चन है, बैलेंस करना है इसको। ये और तो सी क्या कर आएगा, सी क्या कर आएगा, सी क्या कर आएगा 5 आएगा मान तो ओके। हाँ। 1 मिनट 8 और 6 14 7 सर मैं नहीं रहा। हो गया ना? हाँ जी। अच्छा सुनो बच्चे, अब ये है सारी गैसेस है बच्चे, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है कि मीथेन दे रखी है तो ए वाले 10 लीटर दे रखी है, ठीक है। आपको क्या है? आपको एयर दे रखी है, मान लो आपके पास 100 लीटर, अब सर एक मिनट कर लीजिए। ठीक है। एयर कितनी दे रखी है आपके पास? 100 लीटर, 100 इज तो 200 लीटर। चलो देखते हैं, करेंसी गलत है? सही है 12 सही है, है 12 सही है। हाँ, सही है यार। सही है। ओके, तो क्या लिखेंगे? 2b 7b 4b और 6b। ध्यान से सुन लेना, 6b लिखेंगे नहीं, स्टीम दे देंगे, ठीक। सर अगर यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है स्टोरेज स्टीम को यूज करें। सीन करेंगे अच्छा, हवा 200 लीटर है, 40 मतलब ऑक्सीजन कितने लीटर है बच्चे अपने पास? 40 लीटर। मतलब जी समझ आ गया कि नहीं? कीजिए ना 40 लीटर होगी। अगर हवा 200 लीटर है तो ऑक्सीजन 40 लीटर होगी, क्यों होगी? 150। ये अपने को दे रखा है। अब अपने पास v की कितनी वैल्यूज है? 2। पहला क्या कहता है अपने को? 2v इक्वल्स टू 10, v इक्वल्स टू 5 लीटर्स, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन के हिसाब से चलूं तो 7v इक्वल्स टू कितना? 40, v इक्वल्स टू 40 बाय 7 कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। थोड़ा सा बच गया, ठीक है। क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। तो हम इस समथिंग वाले को क्या कर देंगे? इग्नोर, बिकॉज इट इज
मोर देन द बी वैल्यू और बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2v of C2H6 क्या लिखेंगे इसको, कितना 10 लीटर्स, तो 1v की वैल्यू हो गई 5 लीटर्स, ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई बच्चा 7v कितनी आ गई 35 लीटर्स, CO2 की वैल्यू आ गई 4v कितनी आ गई 20। डन। अब बताना है फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर बताओ तो 20 CO2 कितना है बच्चे 20 लीटर्स। अब ये हवा या ऑक्सीजन ज्यादा हो तो उसमें पक्का होता है अनयूज्ड कुछ बचता है। क्या बचेगा अनयूज्ड, क्या बचेगा अनयूज्ड है। टोटल एयर कितनी थी 200 में से सिर्फ कितनी ऑक्सीजन यूज हो गई 35, तो कितना होगा 35, 165 लीटर्स ऑफ क्या होगा एयर। तुम्हें पता है इसमें 160 लीटर तो क्या है बच्चे एयर है, और इसमें 5 लीटर कौन है ऑक्सीजन है, क्योंकि ये हमें पता है क्योंकि हमने V निकालने के लिए ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो मर्जी हो, अगर हमारी यूज नहीं है तो वो हवा का यूज करना। समझ आ गई सर जो अभी पिछले वाले में क्या है, मैं 200 into 5 है तो 1000 आ गई। वो तो ये अभी हवा नहीं गिवन है, तो इससे एयर निकालो कितनी होगी 35 into 5 कितना आ जाएगा, जो भी आएगा 175। तो आप बोलोगे 175 लीटर्स क्या है, 175 लीटर एयर आ गई। उसके बाद बस अनयूज्ड क्या है, अनयूज्ड है तो 175 minus 35 140। सिर्फ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अमोनिया और ये किसी ब्लॉक को इकट्ठा इक्वेशन देके तुम्हें कह दे भाई ये किसकी इक्वेशन है और ऐसे क्या पहले वो बता दो क्या रिक्वायरमेंट। सर मतलब अगर आपको ऑटो दिया उसमें एयर निकालने में 25 कर देंगे, हमको ऑटो दिया एयर निकालने में 25 कर देंगे और उसका अनयूज्ड करना है उससे वो ऑटो से माइनस कर देंगे। संडे मंडे एब्सेंट मत होना मुझे, संडे मंडे बायोलॉजी दोनों चैप्टर बचेगा ना वो अच्छे से बायोलॉजी कर लेंगे। फिजिक्स हो गया अपना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है कल पूरी बहुत ओके समझ बायो सर केमिस्ट्री करवा लो। हाँ वो रेडियो एक्टिविटी की वैल्यू वो आपने कितनी ली है, वो सिर्फ 2 बायो सर केमिस्ट्री करवा देना सर चैप्टर 1 चैप्टर 2। सुनो लिसन सुनो, सिर्फ 2 चीजें चैप्टर 2 से जो आप ये लगा लो पक्का है 200% है कि ये चीजें आती हैं। ठीक है, आपके पास बच्चे 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, ध्यान से समझो, उधर भी समझ नहीं आएगा तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर कोई बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है दैट इज आयनिक, जिसमें एक मेटल होगा जो लूज करेगा, एक नॉन मेटल होगा जो ब्रेक। इफ देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड इज कोवैलेंट। म्यूचुअल शेयरिंग द बॉन्ड इज कोवैलेंट। अगर म्यूचुअल शेयरिंग है और शेयर्ड पेयर एक की तरफ है तो इट इज पोलर कोवैलेंट। म्यूचुअल शेयरिंग इज कोवैलेंट। अगर म्यूचुअल शेयरिंग है लेकिन एक की तरफ ज्यादा है वो पेयर, झुकाव एक की तरफ ज्यादा है तो वो है पोलर। अगर सेंटर में है तो वो क्या है नॉन पोलर। अगर शेयरिंग हो रही है लेकिन शेयर्ड पेयर दोनों में से सिर्फ एक दे रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो बच्चे शेयरिंग कई तरह से। अगर शेयरिंग है म्यूचुअल मतलब इधर से भी और इधर से भी बराबर, तो बॉन्ड को क्या बोलेंगे कोवैलेंट। अगर बॉन्ड ज्यादा एक साइड आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे पोलर कोवैलेंट। अगर बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है तो इसे क्या बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट। ठीक है, शेयरिंग कोवैलेंट है, 2 टाइप है, एक तरफ पोलर सेंटर में नॉन। अब अगर शेयरिंग हो रही है लेकिन शेयरिंग सिर्फ एक की तरफ से हो रही है और यूज कौन कर रहे हैं दोनों, तो ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हो आप कोऑर्डिनेट। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है लेकिन यूज सिर्फ एक कर रहा है उसको कोऑर्डिनेट। एग्जांपल लेते हैं बच्चे, H3O पॉजिटिव कहां से बना होगा ये, कहां से बना होगा ये वाटर से और किससे H पॉजिटिव, वाटर से और किससे H पॉजिटिव से।
इसका हमारी लल्लू है बड़े समझे क्या बनेगा H3O। सर जो आपने इसका वो करवाया था मेल्टिंग मोड ज़्यादा बॉइलिंग मोड का वो कुछ ये आज मरेगा मेरे हाथ में। जो चीज कर रहे हैं वो तुझे ही आता है कोऑर्डिनेट बोर्ड बताओ फिर कोऑर्डिनेट तो आते हैं बनाना इसका स्ट्रक्चर बता आगे क्या बनेगा। ब्रैकेट बनेगा मेरी तरह तो पता है। देखो बच्चों आप सुन लो यार पढ़ना है चलो आपने इसके क्या है बच्चों लोन पेयर है ठीक है। इसमें क्या है बेटा लोन पेयर है तो जो H पॉजिटिव आएगा वो यहाँ आएगा इसके पास किसी तरह के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा शेयर करेगा। तो शेयर्ड पेयर सिर्फ कौन दे रहा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा OH। ध्यान रखना जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन उससे एरो जाती है जो इलेक्ट्रॉन साथ में शेयर कर रहा है और पूरे के ऊपर चार्ज आएगा सर इसके NH3 के और ये बनेगा तो ये NH के ठीक है बच्चे ये ध्यान रखना। ये आपका हो सकता है एक नंबर में आधा स्ट्रक्चर और अगर कोई जैकपॉट लग जाए तो हो सकता है कि 2 या 3 नंबर में नाम कई बार डाल देते हैं कि पूरा प्रोसेस पता है। ऐसे ही बच्चे सेम आपके पास एक और है जिसका नाम है NH4 पॉजिटिव। ये भी सिमिलर तरीके से बना है अमोनिया से और इससे H पॉजिटिव से। अमोनिया कैसे बनता है H और H ये क्या था अमोनिया का लोन पेयर। यहाँ कौन आ जाएगा H पॉजिटिव क्या स्ट्रक्चर बनेगा N सब तरफ से क्या होगा H। लेकिन ये एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा जल्दबाजी में इस एरो को भूल जाता है। लास्ट ईयर केमिस्ट्री के प्री बोर्ड पेपर में एक बच्चे के 99 मार्क्स थे ठीक है। 1 नंबर लूज किया सिर्फ इसकी वजह से जल्दबाजी में ये कर ये क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बन गया कोऑर्डिनेट ठीक है 100% गलत है। हाइड्रोक्सिल का बता दो सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या केस होता है पॉजिटिव का केस होता है हाइड्रोक्सिल में क्या होता है H2O से क्या बनाना है OH नेगेटिव। H2O से क्या बनाना है OH नेगेटिव। इसका मतलब इसमें से क्या रिमूव करना है आपने H पॉजिटिव। तो क्या हुआ बच्चे को यहाँ H था यहाँ ये वाला H है एक इलेक्ट्रॉन H का है एक ऑक्सीजन का है ये वाटर का स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ से ये H उड़ जाएगा किस फॉर्म में पॉजिटिव की फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा। तो ये होगा O एक ऑक्सीजन का दूसरा ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन चौथा ऑक्सीजन पांचवा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं शेयर और एक ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन वाला था वो बेचारा यहीं छोड़ गया ये हो गया हाइड्रोक्सिल। ये किसी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। इसमें कौन सा बॉन्ड है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड है। अमोनिया में कौन सा है कोवेलेंट। अमोनियम में कौन सा है ऐसा जिसमें तीनों है NH4Cl अमोनियम का कोई भी कंपाउंड NH4Cl NH4 वोल्ट वाइज SO4 है ना NH4 CO3 NO3 कोई मर्जी कोई ये चक्कर नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। एक चीज इसमें तुम्हें थोड़ी सी बच्चे ध्यान रखनी है कि अमोनियम कहने को नॉन मेटल का बना है बट पॉजिटिव कैटायन है एक्ट कैसे करता है रिएक्शन मेटल में। अमोनियम जो है मेटल्स की तरह है। सर ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा एक निकल जाएगा H पॉजिटिव निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया इसलिए ऑक्सीजन पे नहीं ठीक है। कौन सा डायग्राम ये वाला फ्री डायग्राम वही नहीं लिखे तो NH4 का नहीं NH4 पॉजिटिव का हाइड्रोजन वाला H4 हाइड्रोजन में H4 एक और H पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना H4O पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव आपस में रिपेल नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स why HCl is a polar compound, why CCl4 is a non-polar. HCl CCl4 इसके दो रीजन। सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है कम दूसरा
जो CCl4 है ये क्या है बच्चे आपके पास एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, क्या ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो दोनों तरफ से ये एक दूसरे की जो फोर्सेस है उसको क्या करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो अगर क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है तो ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, तो दोनों की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल। ऐसे ही इसमें भी करती है कैंसिल। बाकी आप मेन रीजन इसमें यही दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस क्या है, ज्यादा। ठीक है, अब मान लो वाटर हम लोग बना ऐसे देते हैं, हाँ ऑब्वियसली, एंड सिमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने, ये नहीं बच्चे तो ये रहा फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस है बच्चे। जब ये ऐसे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के पीछे कारण क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस। देखो एक उधर कोई कर रहा है, एक इधर कोई कर रहा है, या मान लो कार्बन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर से भी कार्बन ले रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहीं रखेंगे, ना इधर आने देंगे ना इधर। H2 में क्यों नहीं होता? इसमें H2 में क्योंकि वो 108 ये डिग्री है। नहीं, हाँ ये 108 डिग्री का, इसलिए पोलर होता है। ठीक है, तो इनमें जो डायरेक्शंस है वो इधर आ जाती है सर इनमें उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा है HCl में, नेगेटिविटी में, HCl में H का कम होता है ना, Cl का ज़्यादा।